हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता अपने बेटे काविश के लिए परेशान रहा करती थी। उसकी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक माँ अपने बेटे से परेशान कैसे हो सकती है, तो आइए जानते हैं कांता की परेशानी का कारण। कांता अपने बेटे के साथ एक बड़े से घर में रहा करती थी। काविश की शादी कहीं नहीं हो रही थी। हालांकि काविश ना तो दिखने में खराब था, ना ही उसके पास किसी चीज की कमी थी। साथ ही उसके लिए अच्छे घर की लड़कियों के रिश्ते भी आते थे, पर काविश किसी को पसंद नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन कांता अपने बेटे से बोलती है, कविश बेटा, मैं बूढ़ी हो चली हूँ, इसलिए अगर तू किसी को पसंद करता है तो बता दे, मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। माँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, आप देख लो। हाँ हाँ, जब लड़की पसंद करती हूँ तो भी तू कौन सा उस लड़की के लिए हाँ कर देता है? माँ, आपको किस चीज की कमी है जो आप हर समय ये बात लेकर बैठ जाती हो? इतना बड़ा घर है, घर में सब कुछ है, फिर भी। इतना बड़ा घर तो है, पर क्या फायदा इस बड़े घर का? घर में रहने के लिए जब कोई साथ में ही नहीं है। पता भी है, बोर हो जाती हूँ मैं इस बड़े से घर में। मेरे पास एक तू ही तो है, लेकिन तू भी काम से बाहर रहता है। तो माँ, आप क्या चाहती हैं कि मैं अपना काम काज छोड़कर आपके पास बैठा रहूं? नहीं, पर तू शादी तो कर सकता है। माँ, मैं क्या करूं जो मुझे आजकल की लड़कियां पसंद ही नहीं आती हैं। मैं बहुत सिंपल सा लड़का हूँ, मुझे आजकल की लड़कियां नहीं पसंद। मुझे तो अपनी जैसी सिंपल लड़की चाहिए। अगर आप ऐसी कोई लड़की ढूंढ सकती है तो बोलिए। पर बेटा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अब जैसे तू बिजनेसमैन है, जरूरी थोड़ी ना है कि ठीक तेरी ही तरह तुझे कोई लड़की मिले जो खुद का बिजनेस करती हो। माँ, मुझे बिजनेस वूमेन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सीधी और सुलझी हुई लड़की चाहिए जो मेरा और मेरी माँ का ख्याल रख सके। खैर छोड़ो इन सबको, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। पर बेटा, खाना तो खा कर जा। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना, मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, देर हो रही है ना। काविश आगे अपनी माँ को कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने ऑफिस चला जाता है। पर कांता अपने बेटे की चिंता में लगी रहती है और अपने सर पर हाथ रख सोफे पर बैठकर बोलती है, हे भगवान, ना जाने इस झल्ले का क्या ही होगा। इसको तो कोई लड़की ही पसंद नहीं आती है। जाने इसकी शादी कब होगी। आइडिया, क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन नीलू को कहूँ कोई लड़की ढूंढने के लिए। वैसे भी तो वो सभी के रिश्ते लगवाती है, क्या पता मेरे बेटे के लिए भी वो एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही होंगी। खुद से बात करने के बाद कांता नीलू को फोन लगाने जाती है। नीलू का पूरा नाम नीलम था। नीलम कांता की छोटी बहन थी और उसका काम था लोगों की शादियां करवाना। इसीलिए कांता अपनी बहन नीलम उर्फ नीलू को फोन लगाती है और उससे बोलती है, मेरा बेटा कभी शादी के लायक हो चुका है, सोच रही हूँ इसकी शादी करवा दूँ। मैंने काफी लड़कियाँ भी ढूंढी पर उसको कोई पसंद ही नहीं आ रही। उसको कभी कोई काली लगती है तो कभी कोई पसंद नहीं आती। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। ये बहुत बड़ा मसला है दीदी। जानती थी नीलू, ये खबर सुनकर तुम भी इसी तरह की बात कहोगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। अरे भाई, आखिर तुम बड़े बड़े लोगों का रिश्ता करवा चुकी हो, तो फिर मेरा बेटा क्या है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे के लिए भी तुम एक अच्छी सी लड़की देखो। क्यों नहीं दीदी, लेकिन आप पहले मुझे ये बताओ कि कविश को कैसी लड़की चाहिए। सिंपल और संस्कारी, जो सुंदर हो। समझ गई दीदी, बस आप मुझे कुछ दिन का समय दो, फिर देखो कि मैं अपने कविश के लिए कितने चांद जैसे मुखड़े वाली लड़की ढूंढती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन नीलम कांता के घर आती है और उससे बोलती है, दीदी, मैंने अपने कविश के लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। अगर आप देखोगी तो सच में मेरा शुक्रिया अदा करते नहीं थकोगी। पर मैं तेरी तारीफ तो तब करूँगी ना जब उस लड़की को मेरा कविश पसंद करेगा। दीदी, मैं लिख कर देती हूँ कि कविश भी इस लड़की को पसंद कर लेगा। आप एक बार उसकी फोटो तो देखो। नीलम के कहने पर कांता लड़की की फोटो देखती है। लड़की की फोटो देख कांता को वो लड़की सच में काफी पसंद आती है। कांता अपनी बहन से कुछ बोलती उससे पहले ही काविश वहाँ आ जाता है और अपनी मासी को देख उसके पैर छूकर बोलता है, मासी जी, बहुत दिनों बाद आई हो, यहाँ आने की कोई वजह? और नहीं तो क्या, अब तेरी मासी आखिर तेरे लिए लड़की का रिश्ता लेकर आई है। रिश्ते का नाम सुनकर काविश का मुंह बन जाता है और मुंह बनाते हुए अपनी माँ से बोलता है,
माँ सच में आपको जरा सी भी शांति नहीं है ना? ये नहीं कि कुछ साल बैठ जाऊं, पर नहीं, आपको तो मेरी शादी जल्दी ही करवानी है ना? हाँ है जल्दी, क्योंकि तेरी उम्र निकल रही है। इतना बोलकर कांता रूहानी की फोटो की तरफ देख उससे बोलती है। बेटा एक बार तू लड़की की फोटो देख, सच में तुझे बहुत पसंद आएगी। नहीं, मैं नहीं देख रहा और ना ही मैं शादी करूंगा। कविश बेटा देख, तुझे मेरी कसम है, अगर तूने इस लड़की से शादी करने को मना किया ना तो मैं सच में जहर खा लूंगी। माँ कैसी बात कर रही हो? सच बोल रही हूँ बेटा, बहुत मुश्किल से ये लड़की मिली है, वो भी बिल्कुल तेरी पसंद की। अगर तूने इसको भी इनकार कर दिया तो कसम से मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अपनी माँ की जिद के आगे काविश की एक नहीं चलती और अब वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। तो वहीं अब नीलम भी अपने घर चली जाती है और इस तरह अब अगले ही दिन काविश अपनी माँ के साथ रूहानी के घर जाता है, जहाँ कांता रूहानी की माँ नेहा से बोलती है। नेहा बहन, हमने तो रूहानी की फोटो देखकर ही रूहानी को अपने घर की बहू बनाने की सोच ली थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कांता बहन। वैसे लड़का आपका भी काफी अच्छा है। हाँ बहन, मेरा बेटा लाखों में एक है। हमें भगवान ने कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। खैर छोड़ो इन सारी बातों को। मेरी होने वाली बहू रूहानी कहाँ है? बस बहन जी, अभी लेकर आती हूँ आपकी होने वाली बहू को। नेहा अब अपनी बेटी रूहानी को लेकर काविश और कांता के सामने आती है। सिंपल सी रूहानी का गोरा रंग, काली बिंदी और सिंपल सी लाल साड़ी देख मानो रूहानी ने काविश का दिल जीत लिया था। रूहानी को देख काविश बस उसको देखते ही रह जाता है, या यूं कहें कि काविश को रूहानी से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। रूहानी से अब कांता खूब सारे सवाल जवाब करती है और कुछ देर बाद जब नेहा और रूहानी अंदर खाना खाने जाते हैं तब काविश अपनी माँ से कहता है। माँ वैसे मैं क्या कह रहा था कि मेरी उम्र हो रही है, इसलिए शादी की तारीख आसपास की रखते हैं। काविश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कांता उसकी तरफ देखती है और उसके सर पर हाथ रखकर उससे बोलती है। बेटा कविश, तू ठीक है? मतलब तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मुझे क्या होगा, और वैसे भी आप ही तो बोलती हैं कि आपको एक बहू चाहिए जो आपके बड़े से घर में आपकी मदद करे और आपके साथ रहे। बेटा तू इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? मैं इसका क्या मतलब समझूं? माँ इसका सिंपल सा मतलब है कि मुझे रूहानी पसंद है और मैं इस शादी के लिए भी तैयार हूँ। उसकी बातें सुनकर कांता बहुत खुश होती है और जब नेहा और रूहानी खाना लेकर आती हैं तब कांता नेहा से कहती है। नेहा बहन, मेरे बेटे को आपकी रूहानी तो बहुत पसंद है। अब बताइए कि आपकी रूहानी को मेरा बेटा पसंद है कि नहीं? कांता बहन, मेरी बेटी को भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। अरे फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब जल्दी से मुंह मीठा करवा कर एक दूसरे को समधन का दर्जा दे देते हैं। इतना बोलकर नेहा और कांता एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो पंडित को बुलाते हैं और शादी की डेट निकलवाते हैं। अरे जजमान, शादी की तारीख 10 दिन बाद की है, यानी 31 दिसंबर की। अरे वाह, 31 दिसंबर की शादी और 1 को विदाई, ये सही है। नए साल पर मुझे नई बहू मिलेगी। हाँ ये डेट अच्छी है, क्यों समधन जी? हाँ समधन जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब क्या था, सभी इस शादी से बेहद खुश हो जाते हैं और अब बहुत जल्द काविश और रूहानी की शादी हो जाती है और नए साल पर कांता को उसकी नई बहू मिल जाती है। अविका अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके दोनों भाई सनी और बॉबी सरकारी कर्मचारी थे। अविका काफी बड़ी हो गई थी, इसलिए घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। कुछ दिन बाद अविका के लिए रिश्ता मिल जाता है और घर वाले उसकी शादी तय कर देते हैं। अविका भी बहुत खुश होती है। वो अपनी शादी की तैयारियों में मग्न हो जाती है। अविका अपने लिए सिर्फ महंगा सामान ही लेती है। एक दिन अविका अपने दोनों भाइयों से बोलती है। मुझे तुम दोनों से गहने और दहेज का सारा सामान चाहिए, वो भी ब्रांडेड। ओए, पर तेरे ससुराल वालों ने तो दहेज लेने से मना किया था ना। अरे मैंने कब कहा कि मुझे दहेज ससुराल वालों के लिए चाहिए? ये सारी चीजें तो मुझे अपने लिए चाहिए। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें ट्रक भर के दहेज देंगे। अब तक खुश है ना? देखते ही देखते अविका की शादी हो जाती है
और उसके दोनों भाई उसे बहुत सारे गहने और दहेज का सामान देते हैं। ये देखकर अविका की सास उससे बोलती है, बहू, हमने दहेज लाने से मना किया था, फिर भी तुम इतना सारा दहेज ले आई। अरे सासू माँ, ये सब मैं अपने लिए लाई हूँ, आप इन्हें यूज मत करना। अविका की बात सुनकर उसकी सास चुप हो गई। दिन बीतते गए और अविका का लालच बढ़ता ही गया। अब उसे जिस भी चीज की जरूरत होती वो अपने भाइयों से मांग लेती। ये बात उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन अविका के पति विवेक को कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है। वो अविका से बोलता है, अरे अविका, तुम्हारे पास कुछ पैसे है क्या? वो मुझे अचानक कुछ जरूरत पड़ गई है। अरे वाह, आज तक तो तुमने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी और आज मुझसे पैसे मांग रहे हो। नहीं है तो सीधा मना कर दो ना यार, इतना बकवास क्यों कर रही हो? रुकिए रुकिए, अपने भाई से कहकर दिलवा देती हूँ। नहीं यार, तुम उन्हें पहले ही बहुत परेशान करती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से उन्हें और कष्ट दो। अविका अपने पति की बात को अनसुना कर देती है और अपने भाई से पैसे मांग लेती है। जब विवेक को इस बारे में पता चलता है तो वो अविका को पैसे वापस करने को कहता है, पर अविका उन पैसों को अपने पास रख लेती है। कुछ दिन बाद जब अविका के भाई विवेक से पैसे मांगते हैं तो अरे जीजा जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आपके पास है तो दे दीजिए, आपने तो मुझसे लिए भी थे, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। पर वो पैसे तो मैंने अविका को वापस दे दिए थे, क्या अविका ने तुम्हें पैसे वापस नहीं दिए? अरे हाँ, कर तो दिए थे, काम के चक्कर में कुछ याद ही नहीं रहता। विवेक समझ जाता है कि अविका का भाई उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। वो अविका के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने पैसे वापस क्यों नहीं किए। इस पर अविका जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, तुम तो मुझे भिखारन समझते हो जो मांग लेती हूँ, हाँ, पर वापस नहीं करती। भला अपने भाई से पैसे ही तो लिए हैं, इस पर इतने सवाल करने की क्या जरूरत है? अविका का ड्रामा देखकर विवेक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। समय बीतता जाता है और अविका का लालच बढ़ता ही जाता है। अविका के ससुराल वाले उसकी इस आदत को सुधारने के लिए अविका के भाइयों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अविका की एक नंद थी जिसका नाम स्वाति था। स्वाति अभी कुंवारी थी, इसलिए अविका के सास ससुर स्वाति का रिश्ता अविका के छोटे भाई बॉबी से तय कर देते हैं। अरे बहू, अब तो तुम स्वाति की ननद बनने जा रही हो। क्या चाहिए तुम्हें दहेज में अपने लिए? मुझे तो अपने लिए 9 लाख का हार चाहिए, वो भी वाइट गोल्ड का। हाँ भाभी, बिल्कुल, तुम्हें 9 लाख का हार जरूर मिलेगा। और मुझे तो दहेज में बहुत सारी चीजें चाहिए, 4 डायमंड सेट, एक गाड़ी और हाँ, एक बाइक जरूर होनी चाहिए, वो भी स्पोर्ट वाली। पर ये सब तो बहुत महंगा होगा ना, और वैसे भी मेरे भाई के पास ये सब चीजें पहले से ही हैं। मैं ये सब चीजें अपने लिए ले रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। चाहिए तो हमें भी नहीं था, पर तुम दहेज लेकर ही आई ना, फिर स्वाति को भी ले जाने दो। अविका अपनी सास की बात सुनकर चुप हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। तभी स्वाति बोलती है, सुनो भाई, सुनो ना, मुझे दहेज में बहुत सारे गहने, ब्रांडेड डिजाइनर कपड़े चाहिए और हाँ, ढेर सारा डिजाइनर सामान चाहिए, ठीक है? ठीक है, मुझे लिस्ट दे देना, मैं ले आऊंगा। जब अविका को अपने पति विवेक की जेब से पैसे निकलते हुए दिखाई देते हैं तो वो इस बात को हजम नहीं कर पाती और स्वाति के पास जाकर बोलती है, स्वाति, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें इतने महंगे महंगे सामान खरीद के दे सके। तुम सोचो, भला मेरे भी तो कुछ खर्चे होंगे ना। हाँ भाभी, तुम्हारा खर्चा तो बहुत है, पर तुम्हारा खर्चा तुम्हारे भाई पूरा तो कर देते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं ले सकती अपने भाई से? स्वाति, ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों, आपको समझ में नहीं आ रहा? आप कभी सोचती हो कि आगे आपके भाइयों का भी परिवार होगा, उन्हें भी पैसों की जरूरत पड़ेगी? हर बार आप तो उनसे पैसे मांग लेती हो, पर आज जब मैंने अपने भाई से पैसे क्या मांग लिए,
आपको तो चक्कर ही आने लग गए। तुम ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। जैसा कहती हूँ ना वैसा करो। आई बात समझ में? मैं क्यों करूँ कोई कॉम्प्रोमाइज? आप भी तो अपने परिवार वालों से लेती हो सब कुछ, तो मैं क्यों ना लूं? हमारा कोई कंपटीशन हो रहा है क्या? मैं कुछ नहीं जानती, आप बस अपने काम से काम रखिए, समझी? ऐसा कहकर स्वाति वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीतते जाते हैं और स्वाति अपनी जिद पर अड़ी रहती है और धीरे धीरे अविका को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सोचती है जिस तरह आज वो परेशान हो रही है ऐसे ही उसके घर वाले भी कितना परेशान हुए होंगे। इसी बीच अविका स्वाति के पास जाती है और बोलती है, स्वाति, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ जी, कहिए ना। फिर से कोई नई शिकायत लेके आई हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं तो बस क्या? भाभी बोलो ना, क्या कहना है, क्या कहना चाहती हो? मैं समझ गई, तुम सही बोल रही हो स्वाति। अपने लालच और स्वार्थ के कारण मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि मेरे कारण मेरे परिवार को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। और आज जब ये बात मुझ पर आई है तो मुझे समझ आ गया है कि मैंने अपने भाइयों के साथ बहुत गलत किया। अब जब आपको ये सब समझ आ गया है ना, तो आप अपने भाइयों से माफी मांग लो और मुझे भी माफ कर दो। मैंने ये सब सिर्फ आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। अविका को स्वाति की बात समझ आ जाती है। वो अपने भाइयों से माफी मांग लेती है और लालच का भी त्याग कर देती है, जिसके बाद अविका का पति विवेक भी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता और वो सब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।